हेलो एवरीवन, दिस इज़ परूज अनुसैया। हम कंप्लीट कर रहे थे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 2 में हम एक लेक्चर ले चुके हैं और अधिकारों के घोषणा पत्र तक हम बात कर चुके हैं कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है, सरकार को उसका कैसे पालन करना है, सरकार को कैसे उनका उल्लंघन नहीं करना है, सरकार को किस तरीके से जो घोषणा पत्र होता है उसके अगेंस्ट नहीं जाना, जो अधिकारों के घोषणा पत्र होता है उसके अगेंस्ट नहीं जाना, उसके अनुरूप कार्य करना है। ये किस तरीके से सरकार को जो है सीमित करता है, इसके बारे में हमने बात की थी। चलिए आगे देखते हैं। एक बार ये देख लेते हैं, ये रह गया वैसे छोटा सा है। मैं समझ गया अधिकारों का घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है ना। हाँ, कुछ कुछ कह सकते हैं इस बात को, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए होता है। जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, गुट बनाने का अधिकार है, ये स्वतंत्रता में आ जाता है, भाषण की अभिव्यक्ति वगैरह ये सब तो है ना। तो बहुत सारे अधिकार जो हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो गया, और भी बहुत सारे मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार हो गया, लेबर पे जो चाइल्ड लेबर होती है उस पर काम नहीं करवाना है ना, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है शिक्षा का अधिकार में। तो ये बहुत सारे अधिकार हैं जो सारे भारतीयों को दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, सभी को दिए गए हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन ना हो, ना तो वो खुद करे, न ही भारत का कोई अन्य नागरिक। इस बात की जिम्मेदारी सरकार की है। लोगों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम किसी गवर्नमेंट की तरह ये नहीं कह सकते, जैसे रिसेंटली किसी गवर्नमेंट ने बोला था, आई थिंक हरियाणा ने या फिर किसने, कि इतने सारे लोग हैं, लोगों की सुरक्षा करना हमारा काम नहीं है, या कुछ ऐसा बयान था। इस तरीके से नहीं कह सकती गवर्नमेंट, ये उसकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक भी और फोर्सफुली जिम्मेदारी भी। तो चलिए आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था। यानी जिस टाइम स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो उस टाइम जो नेता थे उन्होंने अधिकारों को समझा था। इसके बारे में हमने डिटेल बताया था, डिटेल से इसके बारे में बात की थी पिछले लेक्चर्स में, कि जब आज़ाद नहीं हुए थे ना, हम एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि जब हम आज़ाद नहीं हुए तो उस टाइम क्या थे, हम सब लोग साथ में थे, हम सब लोग साथ में थे, हम लोग सब बैठते थे साथ में, हम सोचते थे कि हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, एकदम आइडियल तरीके से करेंगे, हम बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जिसको जो चाहिएगा वो देंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए हमारी वजह से, दूसरे की वजह से, एकदम अराजकता नहीं होगी, इतना शांतिप्रिय देश रहेगा कि दुनिया इसकी मिसाल देगी। ये सारी बातें आइडियलिस्टिक तरीके से आदमी सोचता है। हम गुलाम है ना, अभी हम गुलाम है, तो हम क्या सोचते हैं कि एक बार गुलाम ही हट जाए बस। जिस तरीके से ये अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे भाई बहनों को कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, एक बार कैसे भी करके ये गुलामी की जंजीरें टूट जाए और फिर हम इतने चैन अमन शांति से रहेंगे कि लोग हमारी मिसालें देंगे। ये सपने होते हैं, हकीकत बहुत कुछ होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती ना, उस चीज़ की हमें तब तक कद्र होती है। ये किसी भी पर्सपेक्टिव में देख सकते हो आप, जब हमें कोई चीज़ें मिल जाती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती। जैसे आप देखते होंगे कि अगर स्कूल्स वगैरह की बात करें तो स्कूल में टीचर्स होते हैं, उनसे हम थोड़ा सा कम डरते हैं, प्रिंसिपल होते हैं उनसे हम थोड़ा ज़्यादा डरते हैं, है ना। अगर कोई आदमी रोज रोज नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल के ऊपर भी कोई आदमी, जैसे कि संचालक हो गया या ओनर हो गया, वो साल में 1 या 2 बार आ रहा है, तो जब वो आएगा ना तो इस तरीके का डिसिप्लिन हो जाएगा कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस और एकदम
सब यूनिफॉर्म में लाइन से, ये वो सब कुछ हो जाएगा। तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जिसके हैबिचुअल हो जाते हैं हम उसकी ज़्यादा इज्जत, हाँ कह सकते हैं कि करते हैं या फिर नहीं, जो भी, लेकिन कम होते हैं कंपैरेटिवली, जो बहुत कम मिलता है। तो वही वाली बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं। और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। उन नेताओं ने क्या मांग की थी अंग्रेजों से? कि जनता के जो अधिकार हैं उनका आदर करना चाहिए, उनको अधिकार देने चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। किसने उठाई थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। कब? 1928 में। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने, उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। यानी सभी क्या चाहते थे? कि संविधान में अधिकारों का समावेश हो और उनको सुरक्षित रखा जाए। ये सभी की मांग थी। होनी है क्योंकि उस टाइम आइडियलिस्टिक तरीके से बातें हो रही थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी। और उन्हें कौन सा अधिकार कहा गया? मौलिक अधिकार कहा गया। आगे देखते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। पहली बात तो उसको क्या किया? मौलिक अधिकारों को संविधान में लाया गया। उसके बाद क्या? एक विशेष प्रावधान बने। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकार कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली हियरिंग होती है इन चीजों के केस में। अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। जो दूसरे अधिकार होते हैं उसमें क्या होता है कि जो जनरल कानून चलता है, नॉर्मल जो कानून होता है, वही कानून जो है वो सुरक्षा देता है, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वही मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यानी मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देगा? संविधान। उनकी सुरक्षा खुद कौन करेगा? संविधान खुद करेगा कि इनके साथ कोई भी उलटफेर नहीं होनी चाहिए। हमने शुरू में देखा था ना कि जब बांध वगैरह बन रहे थे, सड़क वगैरह बन रही थी, तो उसके लिए क्या किया गया था? मजदूरों को कम कीमत दी जा रही थी। जो सोशलिस्ट वगैरह थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर दी, तो उनको पूरा जो है जो मिनिमम वेतन भत्ता जो है वो मिला। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। बिल्कुल, जो जनरल कानून होते हैं, संशोधन वगैरह होते हैं ना, वो इसी के ही तो होते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक, मौलिक अधिकारों में, हाँ मतलब वही मौलिक अधिकारों में, क्योंकि कानून वगैरह जो बिल लेके आती है ना, गवर्नमेंट बिल लेके आई, लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया, बस हो गया पास। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए क्या करेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। कोई भी सरकार जो है बिल्कुल भी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती, या उसका कोई भी अंग, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं आप। अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाता है संसद के द्वारा जो कि संवैधानिक रूप से सही नहीं है, तो हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की है कि 2 मिनट भी नहीं लगेगी सुप्रीम कोर्ट को उसको नल एंड वॉइड करने में। नल एंड वॉइड करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है
या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसके बारे में हमने कई बार बात की है। यह लाइन जो है एनसीईआरटी की लाइन भी होगी अभी, अब जाके हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी विधायिका हो गई, संसद हो गई, कार्यपालिका हो गई, अगर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है या फिर उन पर कोई अनुचित प्रतिबंध लगाती है, तो डायरेक्टली न्यायालय क्या कर सकता है, उसको अवैध घोषित कर सकता है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, चलिए, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। हाँ, असीमित का मतलब तो जाहिर सी बात है कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार, हमने बात की इस बारे में, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है। अब मैं तो खुला होके नंगा नाचूंगा भाई, मैं तो जो है गन वगैरह लेके चलूंगा और खूब चलाऊंगा, किसी में भी लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं, मैं फ्री हूं। ऐसा नहीं है। तो आपके पास असीमित अधिकार नहीं है। आपने गुट बनाया, अब लोगों को भड़का रहे हो आप गुट बना के, तो सरकार आप पे लगाम लगाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप देशद्रोही जैसी हरकतें कर रहे हो तो आप देशद्रोह का केस लगेगा, नहीं तो अराजकता का इन दी सेंस मतलब उद्दंड वगैरह मचाते हैं ना खुले में, 144 लगाई जाएगी, धारा 144, और उसको वहीं की वहीं कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे, गुट तो दूर की बात, तो लगाए जा सकते हैं बिल्कुल। इमरजेंसी कंडीशंस में बहुत सारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, होता है। तो मौलिक अधिकार जो है वो निरंकुश नहीं है और असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, बिल्कुल रीजनेबल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्लियर है? एक बार ये देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। ऐसा करेंगे, इसके लिए अलग से छोटी वीडियो बनाएंगे ना। ये देख लेते हैं कहां पहुंचे, क्या समझे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों के घोषणा पत्र से करें। ये बाद में करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपन एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे इसके लिए, फिर उसके बाद यहां से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक।